हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसका भाग 2 है ये। इसके पहले वाला जो पार्ट 1 था वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसको आप सब ने देखा होगा। उसमें भी हमने कुछ तथ्यों को, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को शेयर किया था। साथियों, हम आपसे एक बात फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। पीसीएसजे और ख़ास करके जो विधि के छात्र हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों जहाँ पर एमसीक्यू प्रणाली चल रही है इस समय कोरोना के वजह से, वहाँ पे आपको जो एमसीक्यू पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंडियन एविडेंस का जो आपका पेपर होगा वो आपको बहुत ये तथ्य जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप देखेंगे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इसी में से मिल जाएंगे। तो बात पर विश्वास करके आप इसका नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके आपको ये देखेंगे कि जब आप क्वेश्चंस, आपका जो एमसीक्यू सेट जो आप लाएंगे, सेट उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे। बहुत मेहनत करके ये सीरीज़ चलाई जा रही है और साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के जो लेक्चर सीरीज़ है उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो साथियों, अब हम अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि इंडियन एविडेंस में आवश्यक होते हैं। तो आइए देखते हैं। साक्ष्य शब्द का अर्थ देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको रिपीटेडली इसको बताता जाऊँगा, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं या जो भी यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं, और ये लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको जो है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिएगा। देखिए, साक्ष्य शब्द जो होता है, एविडेंस शब्द जो होता है, एविडेंस वर्ड जो होता है, उसका अर्थ ये होता है कि ऐसी वस्तु जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। साक्ष्य क्या होता है दोस्तों? साक्ष्य वही होता है जिससे हम किसी तथ्य को साबित करते हैं। अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो हम वहाँ पे जो चाकू मिलेगा हम उसको एक सबूत के तौर पर लेंगे और उससे हम ये साबित करेंगे कि इस चाकू से मर्डर हुआ है। हम फिंगरप्रिंट्स लेंगे और फिंगरप्रिंट से हम डीएनए से ये पुष्टि कर लेंगे कि अपराधी कौन है। हम उस तक पहुँचेंगे और उसको धर दबोचेंगे और उसके बाद उसे अपराध की सजा दे दी जाएगी। तो वहाँ पे हमारा कौन एक महत्वपूर्ण आधार बना रहा है? वो साक्ष्य बना रहा है। तो साक्ष्य क्या करता है? ऐसी वस्तु है साक्ष्य जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। साक्ष्य विधि दूसरी बातों के साथ ही साथ यह भी बताता है कि किसी तथ्य को साबित कैसे किया जाता है। मतलब ये तो पता चल गया कि ये चाकू है, ठीक है। अब ये पेन है, मान लीजिए इस पेन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे, मार्कर पे मेरे फिंगरप्रिंट्स होंगे, या यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया तो यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए। अब ये साबित कैसे किया जाएगा, ये भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा, वो हमें इस प्रोसीजर के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि क्या करता है, उस वस्तु को जो विवादग्रस्त है तथ्य को साबित करता है, ये भी बताता है कि तथ्य को साबित कैसे किया जाता है। विवादग्रस्त तथ्य को साबित कैसे किया जाता है और किसी तथ्य को साबित कैसे किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू न होने के कारण किसी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपटा लिया जाए और उसमें नियमित वाद जैसी लंबी चौड़ी कार्यवाही से ना गुजरना पड़े। भारतीय साक्ष्य विधि लेक्स फोरी विधि है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू न होने के कारण क्या दिया गया है? ये कारण कि किसी मुकदमे को मध्यस्थ के समक्ष सुपुर्द करने का मुख्य प्रयोजन ये होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा शीघ्रता पूर्वक निपटा लिया जाए और उसमें नियमित वाद जैसी लंबी चौड़ी कार्यवाही से ना गुजरना पड़े। मतलब ये है कि देखिए, जो ये हमारे बात कह रहे हैं कि ये मुकदमा जो है मध्यस्थ, जो हमारे न्यायालय होते हैं उनमें ये साक्ष्य विधि इसलिए लागू नहीं होती है क्योंकि वहां पे हम जा रहे हैं तो हम मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना है, इस वजह से जा रहे हैं। और ये बनाए इसीलिए जाते हैं कि यहाँ पे त्वरित निर्णय दिए जा सकें, साक्ष्यों का यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता है। और जो ये लंबी चौड़ी कार्यवाही की प्रोसीजर्स होते हैं ना, कि ये साक्ष्य लेके आ गया कोई व्यक्ति, या वादी ये साक्ष्य लेके आ गया, या प्रतिवादी वो साक्ष्य लेके आ गया, तो हर साक्ष्य को जो हमारे सिविल कोर्ट होते हैं वो कंसीडर करते हैं, या क्रिमिनल कोर्ट होते हैं वो कंसीडर करते हैं, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करना होता है। वो कोई भी जो सबूत होता है उसको जरूर से जरूर ध्यान दिया जाता है कि कैसे ये सबूत जो है किसी मुकदमे से या किसी अपराध से संबंधित है। अब जो हमारा यहां पे ये कह रहा है कि लंबी चौड़ी कार्यवाही से ना गुजरना पड़े, तो लंबी चौड़ी कार्यवाही ना हो इसीलिए जो है हमारा जो है मध्यस्थ न्यायालय में क्या होता है कि साक्ष्य अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है। भारतीय साक्ष्य विधि लेक्स फोरी विधि है। लेक्स फोरी का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा टर्म है, ये मैक्सिम है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उस स्थान की विधि जहां पर कोई कार्यवाही की जा रही है जिस मुकदमे में उस देश की साक्ष्य विधि के सिद्धांतों के प्रयोग में लाया जाता है, वहां के न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही होगी। मतलब क्या है कि जैसे कोई एक स्थान है तो यह देखा जाएगा कि वो कौन सा देश है और वहां पे कौन सा एविडेंस माना जाता है। भाई हमारे यहाँ कोई, मान लीजिए हमारे यहाँ का जो एविडेंस एक्ट है वो जापान में उस एविडेंस को एविडेंस ना कंसीडर किया जाता हो, वहां पे एविडेंस की कोई और परिभाषा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भारत में एविडेंस एक्ट चलता हो वही जापान में चलता हो, ऑस्ट्रेलिया में चलता हो, पाकिस्तान में चलता हो, भूटान में चलता हो। तो एविडेंस एक्ट अपना अपना सभी देशों का अलग अलग हो सकता है और जो भी न्यायिक कार्यवाहियां होंगी वो उन्हीं जो हमारा साक्ष्य अधिनियम होगा वो उस देश के ही जो नियम होंगे, साक्ष्य अधिनियम होगा उसी के अनुसार वहां पे न्यायिक कार्यवाहियां या मुकदमों को कायम किया जाता है या वहां पे कार्यवाही की जाती है। तो ये हमारा लेक्स फोरी कह रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजर लॉ है। यह एक प्रोसीजरल लॉ है, ये एक प्रोसीजर के तहत जो है लागू हो, मतलब कार्य में लाया जाता है। साक्ष्य की विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा तथा संशोधन करना है। अधिनियम का विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवमानना की कार्यवाहियों पर लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखिए कहां पे लागू होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवमानना की कार्यवाहियों पर लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को निरसन अधिनियम 1938 द्वारा निरस्त किया गया था। आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो धारा 2 है वो निरसित की जा चुकी है। धारा 1 से बाद जो है सीधे धारा 3 हमारी आती है, जिसको हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट में। उसमें धारा 2 के अंतर्गत जो दिया गया है वो निरसन आपके प्रिंटेड होगा वहां पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालयों या किसी अन्य के समक्ष
की गई न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालयों या किसी अन्य के समक्ष की गई न्यायिक कार्यवाहियों पे लागू होता है। मतलब न्यायालयों के या किसी अन्य के समक्ष जो की गई न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं उन्हीं में लागू होता है ये। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्रों एवं मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाला जो हमारा पॉइंट बताता है वो ये बताता है कि न्यायिक कार्यवाहियों में ही लागू होगा जो कि न्यायालय या किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो कि सक्षम है। और जो नीचे वाला पॉइंट ये बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों एवं मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों में लागू नहीं होता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि शपथ पत्रों और मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाहियों में लागू नहीं होगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का संख्यांक 1 है। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का संख्यांक क्या है, तो उसका संख्यांक आप जो बताएंगे वो 1 बताएंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद भी अभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लेक्चर हमारे चलेंगे, और आपको अगर ये महत्वपूर्ण लगे हैं, आपको ये जो भी हमने बताया है इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर नोट करना है। इनको नोट करके पर डे रिवाइज करिएगा, जिससे आप इन तथ्यों को याद करने के साथ साथ आपको एमसीक्यू जो भी आप सॉल्व करेंगे आप उसमें देखेंगे कि आपको बहुत आसानी होगी। तो ये तथ्य ही आपके बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद भी जो आएंगे तथ्य हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।